यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। अंजना ओम कश्यप ने यूट्यूब टीचर्स को 2 कौड़ी का कहा। उन्होंने कहा कोचिंग बैन होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ अमीर बच्चों के लिए है। फिर टीचर्स ने जवाब दिया कि ये इंसल्ट है, ये जनता को बेवकूफ बनाने जैसा है। लेकिन सच्चाई क्या है? अंजना ओम कश्यप के यूट्यूब टीचर्स और कोचिंग वाले बयान से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या कोचिंग सच में समस्या है या गरीब और रूरल स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन का आखिरी पुल है? क्या यूट्यूब टीचर्स एजुकेशन को बिगाड़ रहे हैं या वही ऑनलाइन एजुकेशन आज बिहार, झारखंड और पूर्वांचल और छोटे छोटे शहरों के बच्चों को एक फेयर चांस दे रही है? इस वीडियो में हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ऑनलाइन एजुकेशन, पेपर लीक, कोचिंग इकोनॉमी और मेरिटोक्रेसी की पूरी सच्चाई समझेंगे और यह भी देखेंगे कि असली प्रॉब्लम टीचर है, कोचिंग है, पेरेंट्स हैं या सिस्टम खुद फेल हो चुका है। क्या सच में ये टीचर्स तमाशा कर रहे हैं या मीडिया इनसेंसिटिव हो गई है? आज तक के डिबेट में कहा गया कि कोचिंग संस्थानों ने शिक्षा को धंधा बना दिया है, इसे बंद कर देना चाहिए। साथ ही कोचिंग केवल अमीर बच्चों के लिए है और गरीब इसके फंदे में फंसता है। शिक्षा इस देश में क्या ये सही है? देखिए, यह बात सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगती है, लेकिन जरा एक पल रुकिए और इसके परिणाम की कल्पना कीजिए। क्या इन टिंटेड ग्लास स्टूडियोज में बैठे पैनलिस्ट ने कभी बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सुदूर गांवों का सरकारी स्कूल देखा है? वह स्कूल जहां बारिश में छत टपकती है, जहां 5-5 कक्षाओं के लिए सिर्फ एक टीचर होता है, जहां विज्ञान की लैब तो बहुत दूर की बात है, बच्चे के पास टाट की पट्टी तक नहीं होती है। एक तरफ किसी बड़े शहर के महंगे निजी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, स्मार्ट क्लास, एसी कमरे, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाला महंगा ट्यूटर, जहां सालाना फीस लाखों में है। और दूसरी तरफ है झारखंड के किसी आदिवासी किसान का बच्चा जिसके पिता के पास उस महंगे निजी स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं है। हमारे संविधान की प्रस्तावना अवसर की समता, इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी की बात करती है। बताइए, क्या इन दोनों बच्चों के बीच कोई समता है? डिजिटल शिक्षा ने इस अंतर को और कम किया है। आज एक सीमित आय वाला परिवार का बच्चा भी यूट्यूब के माध्यम से उन्हीं शिक्षकों से पढ़ सकता है जिसके लिए पहले लाखों रुपए देने होते थे। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स का अनुच्छेद 26 भी यही कहता है कि उच्च शिक्षा योग्यता के आधार पर सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म इस शिक्षा में एक व्यवहारिक माध्यम बन रहे हैं। और मेरा साफ तौर पे कहना, ये हिंदुस्तान के अंदर जितने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, ये सारे बंद होने चाहिए। अब अगर आप कानून लाकर कोचिंग बंद कर देते हैं, लेकिन असली सच कुछ और है। पहले तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कानून देश की पार्लियामेंट में बनता है, ना कि किसी टिंटेड ग्लास के स्टूडियो में 5 लोगों के खुद को इंटेलेक्चुअल शो करने की डिबेट में। हाँ, तो कोचिंग बंद करने से क्या होगा? वह अमीर बच्चा लाखों रुपए खर्च करके घर पर ट्यूटर बुला लेगा, लेकिन वह गरीब बच्चा जो पहले से ही बहुत पीछे है, हमेशा के लिए रेस से बाहर हो जाएगा। कोचिंग संस्थान और यूट्यूब वही लेवल प्लेइंग फील्ड है जो उस आदिवासी बच्चे को यह हिम्मत देते हैं कि वह भी एक दिन IAS, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है और बनता भी है। यह उस गरीब बच्चे की उम्मीद का पुल है और ये मीडिया उसे तोड़ने की बात कर रही है। कोचिंग समस्या नहीं है। कोचिंग हमारी चरमराती सरकारी शिक्षा व्यवस्था की विफलता का लक्षण को दबाकर बीमारी ठीक नहीं होती है। इसलिए समाधान कोचिंग बंद करना नहीं, बल्कि सरकारी शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना है, ताकि कोचिंग की आवश्यकता स्वयं कम हो जाए। फिर अंजना ओम कश्यप ने कहा, यूट्यूब के टीचर्स केवल तमाशा करते हैं, व्यूज बटोरते हैं। टीचर्स के लिए शब्दों का प्रयोग किया, जानना न कौड़ी, दो कौड़ी के शिक्षक। यह केवल भाषा का पतन नहीं है, यह सबसे खतरनाक हिस्सा है। यह उस बौद्धिक अहंकार की हाइट से जिसे जमीनी हकीकत का कोई अंदाजा नहीं है। जरा उन शिक्षकों की पृष्ठभूमि देखिए जिन्हें आप तमाशा करने वाली कह रही हैं। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में पढ़ाने वाले अधिकांश टीचर IIT से निकले शानदार इंजीनियर हैं, एम्स के डॉक्टर हैं या वे मेधावी छात्र जिन्होंने UPSC जैसी कठिनतम परीक्षा के इंटरव्यू तक का सफर तय किया है। डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति UPSC सेलेक्टेड 1998 में, डॉक्टर B सिंह इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज से, डॉक्टर रोमन सैनी पहले एम्स और फिर UPSC के टॉपर, अलग पांडे फिजिक्स वाला। इन्हें तो मैं कानपुर और इलाहाबाद के दिनों से जानता हूँ। तब से SPTI जैसे उत्तर प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में ये साइकिल से जाया करते थे। पांडे ने फिजिक्स की शिक्षा को गरीब के दरवाजे तक पहुंचा दिया, जो पहले सिर्फ अमीरों की बपौती थी। ये शिक्षक लाखों करोड़ों के कॉर्पोरेट पैकेज को ठुकरा कर यहाँ आए हैं और अब मीडिया इन्हें 2 कौड़ी का कह रहा है। यहाँ कुछ नीडी बच्चों को एजुकेशन फ्री में भी मिलती है। संविधान के अनुच्छेद 51A पार्ट J मौलिक कर्तव्य कहता है कि हर नागरिक व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि में सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। जब एक उच्च शिक्षित व्यक्ति कैमरे के सामने खड़ा होकर
किसी दिहाड़ी मजदूर के बच्चे को मुफ्त में पढ़ाता है तो यह तमाशा नहीं कर रहा है, वह राष्ट्र निर्माण कर रहा है। और इंटरनेट की दुनिया में छात्र बहुत समझदार हैं। 1 या 2 दिन की गिमिक से व्यूज मिल सकते हैं, लेकिन सालों साल करोड़ों विद्यार्थियों का भरोसा वह केवल गहरे ज्ञान और सच्ची मेहनत से मिलता है। उन्हें 2 कौड़ी का कहना उन करोड़ों युवाओं के पसीने और सपनों का सीधा सीधा अपमान है। ऐसे शिक्षक जिन्होंने पहले उच्च स्तरीय संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की, अब वही ज्ञान कम लागत में मुफ्त में लाखों छात्रों तक पहुंचा रहे हैं। यह केवल कंटेंट निर्माण नहीं बल्कि ज्ञान का लोकतांत्रिकरण है, एजुकेशन का डेमोक्रेटाइजेशन है। एक उदाहरण से समझाता हूं आपको मैं। झारखंड के दूरस्थ गांव की एक छात्रा जो सीमित संसाधनों के बीच पढ़ रही है, जब पहली बार अपनी भाषा और स्तर पर समझाने वाला शिक्षक ऑनलाइन पाती है तो उसके लिए यह केवल पढ़ाई नहीं बल्कि संभावनाओं का द्वार होता है। यह वह बिंदु है जहां एस्पिरेशन गैप कम होता है। अब सबसे खतरनाक बात, कोचिंग टीचर्स को विश्वविद्यालय प्रोफेसर से अधिक पैकेज मिलना गलत है। यह तुलना अपने आप में तार्किक रूप से दोषपूर्ण है। विश्वविद्यालय एक अकादमिक और शोध की संस्था है, वहां रिसर्च और ज्ञान का सर्जन होता है, उसकी अपनी गरिमा है और वह अलग उद्देश्य के लिए है। प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग पूरी तरह परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। अगर एक शिक्षक के पढ़ाए तरीके से हजारों बच्चों का भविष्य बदल रहा है तो बाजार उसके कौशल को उसी अनुपात में पुरस्कृत करता है। यह मांग और आपूर्ति का सामान्य नियम है। असली सवाल यह नहीं है कि कोचिंग शिक्षक को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, असली सवाल यह है कि हम अपने सरकारी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और शोधकर्ताओं को वह सुविधाएं और सम्मान क्यों नहीं दे पा रहे हैं जिसके वो असली हकदार हैं। ऊर्जा उस दिशा में लगाइए, किसी और की सफलता से ईर्ष्या करने में नहीं। लेकिन मीडिया सच छुपाता है। साथ ही कोचिंग तंत्र पर पेपर लीक जैसे आरोप भी लगते हैं। पेपर लीक कहाँ होता है? प्रिंटिंग प्रेस के स्तर पर, ट्रांसपोर्ट चेन में, परीक्षा संस्था के भीतर बैठे कुछ भ्रष्ट लोगों की वजह से। यह एक प्रशासनिक फेलियर है। जो लोग पेपर लीक करवाते हैं वो अपराधी हैं। अगर कोई खुद को टीचर कहकर ऐसे काम में लिप्त है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ अपराधियों की वजह से पूरी टीचर कम्युनिटी को दोष देना न्याय नहीं है। यह वैसा ही है जैसे कुछ भ्रष्ट जजेस की वजह से पूरी जुडिशरी को अपराधी कहना। और सबसे बड़ा झूठ, असली प्रॉब्लम शिक्षक नहीं है, असली प्रॉब्लम वह सिस्टम है जो परीक्षा को सुरक्षित रखने में बार बार फेल होता है। फिर उसी डिबेट में किसी ने पेरेंट्स के ऊपर ब्लेम किया और उनके नैतिक पतन की बात कही। ये कौन से पेरेंट्स हैं जो एथिकली जो है इतनी डिग्रेडेशन है उनके अंदर कि वो अपने बच्चे को 25-25 लाख का पेपर लाके दे रहे हैं? यह 2 शब्द बहुत आसानी से बोल दिए जाते हैं, खासकर तब जब सामने बैठे लोग उस डर, उस थकान और उस दबाव को कभी जी कर नहीं आए होते। चलिए मैं आपको असली भारत के दर्शन कराता हूँ। एक पिता घर लौटा है, हाथों में छाले हैं, पीठ दिन भर के बोझ से झुक चुकी है, लेकिन घर की दहलीज पर कदम रखते ही वो रुक जाता है। क्यों? उसकी बेटी मोमबत्ती की रोशनी में, हाथ में सस्ता स्मार्टफोन, स्क्रीन पर एक शिक्षक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ मीडिया का एक कंसेप्ट इतनी सरल भाषा में समझा रहा है जैसे सिर्फ उसी बच्ची के लिए पढ़ा रहा हो। पर बच्ची ने सोचा मीडिया वाज सपोज्ड टू बी 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, इज इट? उस रात पहली बार उस लड़की ने सोचा मैं भी IAS, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकती हूँ। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि माँ बाप क्यों टूट जाते हैं, असली सवाल यह है कि सिस्टम बार बार फेल क्यों हो रहा है। अगर पेपर लीक ही नहीं होगा तो उसे खरीदेगा कौन? अगर एग्जाम सिक्योर होगा तो करप्शन टिकेगा कैसे? असली मुद्दा पेरेंट्स का नहीं है, असली मुद्दा सिस्टम का फेलियर है। आप सिस्टम की नाकामी को ढकने के लिए हमारे यूथ के माँ बाप को दोषी बना रहे हैं, हमारे देश को दोषी बना रहे हैं। यह सीधा सीधा इनजस्टिस है। कुछ ठीक करना है तो सिस्टम को ठीक करो, क्योंकि पेपर लीक को हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल है। कानूनी तौर पर यह मात्र 10 साल की सजा का मामला है, लेकिन दूरदर्शी नजरिए से देखिए यह टेररिज्म से भी बड़ा अपराध है। यह सिर्फ पेपर नहीं चुराता, यह मेरिट को मारता है, यह इनोवेशन को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देता है। आइंस्टीन ने कहा था इमेजिनेशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च, यानी जो सच में इमेजिन कर सकता है वही इनोवेट कर सकता है, और इमेजिन वही कर सकता है जिसकी जगह मेरिट ने बनाई हो, लीक ने नहीं। AI हो, सेमीकंडक्टर हो, बायोटेक हो, स्पेस हो, क्वांटम हो, हर फील्ड की न्यू रियल टैलेंट पर टिकती है। अगर वही सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो गया तो 2047 का डेवलप्ड इंडिया सिर्फ स्लोगन बनकर रह जाएगा। मैं 140 करोड़ लोगों के देश की बात कर रहा हूँ। USA और चाइना आज दुनिया को इसलिए नहीं चला रहे कि उनके पास स्लोगन्स हैं, वो इसलिए आगे हैं क्योंकि उनके पास रियल टैलेंट है। और रियल टैलेंट तभी बाहर आता है जब एग्जाम सिक्योर हो, सिलेक्शन फेयर हो और लीक पर 0 टॉलरेंस हो। तो असली समाधान क्या है? कोचिंग बंद करना नहीं, शिक्षक को कटघरे में खड़ा करना नहीं,
माँ बाप को अपराधी घोषित करना नहीं समाधान है, सिस्टम को ठीक करना। एग्जाम सिक्योर हो, सिलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो और मेरिट को उसकी जगह वापस मिले। वो झारखंड की लड़की जो अभी भी जीती है, जो अभी भी सपने देखती है, जो मोमबत्ती की रोशनी में स्मार्टफोन पर केमिस्ट्री पढ़ रही थी, वो किसी तमाशे का हिस्सा नहीं है, वो इस देश का भविष्य है। और अगर उस भविष्य का दरवाजा बंद किया तो नुकसान सिर्फ उस लड़की को नहीं होगा, पूरे देश को।